हम सभी दमोह से प्यार करते हैं और दमोह के हम वासी हैं और आगामी दिनों में दमोह में नगरपालिका का चुनाव होगा, पार्षदों का चयन होगा, अध्यक्ष का चयन होगा। हमारी मुहिम इस चैनल के माध्यम से है कि जो पार्षद प्रत्याशी के दावेदार हैं, नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उनसे चर्चा करें, उनका मंतव्य माने। जो पार्षद हैं, पार्षद के प्रतिनिधि हैं, क्या वो सोचते हैं दमोह शहर के बारे में, क्या कुछ उन्होंने किया है, और इसको लेकर के हम लगातार उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और लगातार उनसे जानेंगे क्या कुछ सोच है आपकी इस विषय को लेकर के। तो हमारे साथ हैं नया बाजार नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय रहने वाले विवेक अग्रवाल, और आगामी दिनों में वो एक बड़ा चेहरा है पार्षद पद के, और यदि जो मेरी जानकारी है सूत्रों के अनुसार वो अध्यक्ष पद के भी बड़े चेहरे हैं। सीधे उनसे मुखातिब होते हैं और बात करते हैं विवेक अग्रवाल जी से। विवेक अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और किस तरह की गतिविधि आगामी दिनों में पार्षद का जो अब नगर पालिका का चुनाव होगा उसको लेकर के आपकी रहेगी? पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी के दौरान शहर में काफ़ी कैजुअल्टी हुई हैं। इन कैजुअल्टी को देखते हुए मैंने काफ़ी अस्पतालों में और गरीब बस्तियों में सैनिटाइजिंग का काम और लोगों को खाद्यान्न की व्यवस्था एवं अभी अपने आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा संबल योजना के तहत और शिवराज जी के द्वारा संबल योजना के तहत गरीब हितग्राहियों के खाते में, महिला हितग्राहियों के खाते में 500-500 रुपये डलना, ऐसे बहुत से विभिन्न योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। उन तक उन योजनाओं को पहुंचाने में पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैंने कार्य किया है। और वार्ड में, जैसा कि मेरा नया बाजार नंबर 1 है, महात्मा गांधी वार्ड कहलाता है, इस वार्ड में करीबन जल समस्या से लेके स्वच्छता को लेते हुए बहुत से कार्य कराए हुए हैं, जैसे पेवर ब्लॉक, विद्युतीकरण के कार्य, हाई मास्क, सफाई व्यवस्था को लेके डोर टू डोर सफाई व्यवस्था को लेके डोर टू डोर कचरा गाड़ी का जाना, जिन गलियों में वाहन नहीं जा पाता है वहाँ पे हाथ रिक्शे द्वारा घरों से कचरा उठवाना, ऐसे बहुत से कार्य जारी हो निरंतर करते जा रहे हैं। आप पार्षद प्रतिनिधि थे, माँ आपकी पार्षद थी, और इसको लेकर के लगातार आपने नया बाजार नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो अन्य वार्डों में कम देखने को मिले। क्या कुछ ऐसे कार्य आपके रहे हैं जिन कार्यों को आपने किया है? जैसे बॉक्स कल्वर्ट नालियों का निर्माण कार्य क्या है, मार्केट व्यावसायिक एरिया होने के कारण वार्ड में दुकानों से काफ़ी कचरा बाहर निकलता है, तो कुछ दुकानदार तो जागरूक होने के कारण डस्टबिन में उस कचरे को रखते हैं, लेकिन कुछ जागरूक ना होने के कारण वो रोडों पे फेंकते हैं, जिस कारण नालियाँ चौक होती हैं। इसलिए वार्ड में 90% बॉक्स कल्वर्ट नालियाँ बनवाई हुई हैं, यानी कि नालियों को पत्थर से ढकवाकर उस पर सीसी करवाई है और उसमें चैम्बरों का निर्माण कार्य कराया है, जिससे कि कचरा नालियों में ना जाए और सफाई व्यवस्था निरंतर बनी रहे। दूसरा, धूल। दमोह में धूल एक बड़ा विषय है। मिट्टी, सड़क किनारे मिट्टी होने के कारण और बरसात में या फिर कोई भी दुकानदार अपनी जब दुकान धोता है तो वो कीचड़ के रूप में रोड पे आ जाती है। तो उस मिट्टी के निराकरण के लिए, धूल के निराकरण के लिए वार्ड में सड़क किनारे नाली तक पेवर ब्लॉक लगवाने का कार्य हुआ है, जो कि संपूर्ण वार्ड में है, कहीं भी धूल नहीं है वार्ड में। पानी की व्यवस्था को भी बहुत सुचारू करने का काम आपने अपने वार्ड में किया है। एक टंकी जो ओम स्त्री की तलैया में है उससे भी किया है, फिर एक टंकी जो फुटेरा वार्ड में जो स्थापित की गई उससे भी किया है। क्या कुछ उससे लोगों को पानी देने की आपने व्यवस्था की? जो उमा मिस्त्री की टंकी का निर्माण कार्य है वो 2006-07 में हुआ था, तो उसका पाइपलाइन का विस्तारीकरण हो चुका था, लेकिन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत वार्ड में नई लाइन का विस्तार हुआ है, लेकिन उससे अभी लोगों को जल सप्लाई प्राप्त नहीं हो पा रही है। पानी की वार्ड में कोई समस्या नहीं है और एक समय फिक्स है, 7:05 पे नल खुलते हैं और 8:15 पे नल बंद होते हैं। यानी पानी का पूरा मेंटेन आपने उस करके रखा है उसके लिए? हाँ, वार्ड में किसी को इस चीज़ के लिए फ़ोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि नल कब खुलेंगे,
लोगों को समय का ज्ञात है कि 7:05 पे नल खुलेंगे यानी खुलेंगे। सफाई का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पार्षद को इसके लिए काम करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, नालियों को साफ़ कराना पड़ता है। आपने इसको कैसे मेंटेन किया? क्योंकि बड़ी सफाई आपके इलाके में दिखती है, हालांकि एक हिस्सा आपका ज़रूर है जहाँ कुछ गंदगी का आलम नज़र आता है, लेकिन बाकी वार्ड में कुछ सफाई की व्यवस्था दिखती है, क्योंकि बाज़ार का इलाका आपका बहुत ज़्यादा है। ऐसे इसको लेकर क्या कहें? क्या है, बाज़ार के बीच मध्य में स्थित होने के कारण हमारे वार्ड में 4 कचरा गड्ढे थे। तो जब माताजी पार्षद बनी और मैंने जब उनका प्रतिनिधित्व के रूप में दायित्व संभाला, तो वार्ड में मैंने उनको 2 कचरा गड्ढे में तब्दील किया। उसके बाद नया बाज़ार 2, 3, असाटी वार्ड 1, 2, फुटेरा 2, इनका कचरा भी हमारे वार्ड का जो उमा मिस्त्री तलैया गड्ढा है वहाँ आता है। कहीं बड़ा इलाका ना होने के कारण इन वार्डों का भी कचरा वार्ड में एक जगह स्थित होता है, जिस कारण वो हिस्सा थोड़ा गंदा प्रतीत होता है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि पहले ये कचरा गड्ढा 2 दिन 3 दिन में एक बार उठता था, अब प्रतिदिन सुबह शाम उठता है। मतलब इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की इन 5 वर्षों में, और बहुत कुछ काम कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका के सहयोग से काफ़ी काम हुआ है। चलिए, अभी ये आगामी चुनाव आने वाला है, उसमें पार्षद का चुनाव होना है। इसको लेकर के गफलत थी, आप अपना वार्ड छोड़ने वाले थे, कुछ 2 वार्डों में आपने काम भी किया, क्या कुछ था वो मामला? क्या है, सामान्य वर्ग में से मैं बिलोंग करता हूं, और जो मेरा वार्ड है वो पिछड़ा वर्ग में तब्दील हो गया था। उसके बाद मुझे जो आजू बाजू के वार्ड दिखे, क्या है, जनसेवा करना एक कार्य है, लेकिन अगर उसको राजनीति से करें तो उसको और सार्थक जन तक पहुँचा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे जो लगे हुए वार्ड थे, फुटेरा वार्ड नंबर 2, नया बाज़ार नंबर 5, इन वार्डों में लोगों को जन हित जो लाभार्थ योजना है, उन योजनाओं का लाभ दिला के उन तक अपनी पहुंच बनाई जाए। तो निरंतर उन लोगों के बीच पिछले 1.5 साल से मैं सक्रिय रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी काफ़ी कुछ काम आपने किए हैं, क्या कुछ? प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 योजनाएं हैं। एक AHP घटक है, जिसमें जिन लोगों के पास मकान नहीं है उन्हें 2 लाख रुपए की राशि में 1 BHK का मकान मिलता है। और एक होती है BLC घटक, इसमें जिनके कच्चे मकान हैं उनको शासन द्वारा 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, जिससे वो अपने पक्के मकान का निर्माण कार्य कर सकें। तो करीबन जो कच्चे मकान से पक्के मकान वाले हैं, नया बाज़ार 1 में हमने ऐसे 91 लोगों को लाभ पहुंचाया है, और जो AHP है ऐसे हमने 37 लोगों को मकान दिलवाए हुए हैं, जिसमें करीबन 37 लोगों में से 28 हितग्राही उन मकानों में जाके निवास करने लगे हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे वार्ड से लगे हुए अन्य वार्ड हैं, जो भी अपनी समस्या लेके आता है, ऐसे 100-125 लोगों को मैं अभी BLC और 100-125 लोगों को AHP का लाभ दिला चुका हूँ। तो अब इस बार किस वार्ड से दावेदारी की बात है, किस वार्ड से चुनाव लड़ने की बात आपकी है? दावेदारी तो अभी नया बाज़ार नंबर 1 से ही है, क्योंकि वो वार्ड फिर से सामान्य हो गया है। लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय पे भी मैं उसके साथ रहूँगा। अच्छा, पार्टी की बात आपने की, तो पिछले बार आपको पार्टी कि आप एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी भी थे, लेकिन पार्टी ने आप पर विश्वास नहीं किया, आपको टिकट नहीं दी थी, आपको, मुझे जहाँ तक याद है, आपको केक चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ? और आपने जो बात कही कि आप पार्टी के निर्णय पर जाएंगे, तो क्या पार्टी ने दी, आपको टिकट नहीं दी, तो फिर क्या आपकी गतिविधि का मतलब क्या कुछ रहेगा आपका? वो पार्टी सर्वोपरि होती है, लेकिन वार्ड की जो जनता है, उस जनता के आग्रह पे माताजी को चुनाव लड़ना पड़ा। मैं पार्टी का जभी भी था, अभी भी हूँ, और उस दरमियान भी मैंने अध्यक्ष पद पे और पार्षद पद पे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कार्य किया था। लेकिन माताजी निर्दलीय प्रत्याशी होने के कारण मुझे निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए फिर मुझे अंततः मजबूरन माताजी के पक्ष में प्रचार करना पड़ा। तो इस बार क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर के? पार्टी फोरम पे बात रखेंगे, पार्षद पद के लिए रखेंगे, और भी जो अन्य पद रहेंगे उसके लिए रखेंगे। आज एक बार हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आप अध्यक्ष पद के लिए भी इस बार दावेदारी करने वाले हैं, तो आप दावेदारी करने वाले हैं कि आपकी माताजी दावेदारी करने वाली हैं? क्या है, इस बार अध्यक्ष पद काफ़ी लंबे समय बाद सामान्य हुआ है, तो शहर के बहुत से लोग और वार्ड के भी बहुत से लोग चाहते हैं कि पार्षद के रूप में आपका कार्य देख चुके हैं,
तो इस बार वो चाहते हैं कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएं, जिससे आप जो योजनाएं आपने वार्ड में क्रियान्वित की हैं उन योजनाओं को आप और ज़्यादा विस्तार से पूरे शहर में करें, जिससे शहर का विकास हो सके। तो ऐसी क्या आपकी योजनाएं हैं अध्यक्ष पद को लेकर के, जो योजनाएं शहर में लागू नहीं हो पाई हैं उनको लागू होना चाहिए? देखिए, बहुत सी योजनाएं हैं जो हैं धरातल पे हैं, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो अपना कटनी बाईपास रोड पे AHP बना हुआ है, जहां गरीब लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें मकान तो मिले हुए हैं, लेकिन उनमें काफ़ी कमियां हैं। विद्युत कनेक्शन, पानी की टंकी का निर्माण ना होना, वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर ना होना, पार्कों का निर्माण कार्य ना होना। तो सबसे पहली पहल रहेगी गरीब व्यक्तियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का। तो मतलब आपकी दावेदारी अध्यक्ष पद के लिए भी रहेगी? जी बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। क्या कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं नगरपालिका चुनाव को लेकर के, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं आप लोग, पार्षद भी बड़ी मात्रा में रहे हैं, आपके उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कुछ रणनीति आगामी वर्षों में, आगामी जो चुनाव के लिए होनी चाहिए? क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी हार चुकी है, उसके पहला भी चुनाव आपने विधानसभा में हारा था, संसदीय चुनाव बड़ी भारी बातों से आप लोग जीते थे। तो इस नगरपालिका चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति आपकी पार्टीगत रहेगी जिससे आप इस चुनाव को निकाले भी, पार्षद भी जीतें और अध्यक्ष भी जीतें? 2018 में विधानसभा चुनाव में कुछ कमियां थीं जिन्हें स्वीकार करते हैं। उन कमियों के कारण 798 वोट से हमारा प्रत्याशी चुनाव हारा। उसके बाद अभी वर्तमान में विधायक चुनाव में जनता के बीच पार्टी बराबर गई, कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, लेकिन जनता ने हमारे प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया। इस कारण हमें हार का मुंह देखना पड़ा। और भी दावेदार के आपकी पार्षद है, मतलब आपके जो नया बाजार नंबर 1 में हैं, उनसे किस तरह से आपका मुकाबला होगा? हालांकि आप सिटिंग पार्षद हैं, तो क्या कुछ लगता है कि कितनी मजबूत दावेदारी आपकी नया 1 से रहेगी? देखिए, पार्टी में दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं और पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं वार्ड में जो काफ़ी लंबे समय से पार्टी के हित में कार्य करते आ रहे हैं, तो दावेदारी उनकी भी बनती है और मैं सिटिंग होने के कारण दावेदारी मेरी भी बनती है। अब वो पार्टी का निर्णय रहेगा कि जिसको भी उचित रहेगा वो अपना मैंडेट देगी। पार्टी सर्वोपरि है, पार्षद हैं, नया बाजार नंबर 1 के प्रतिनिधि हैं, चूँकि इनको ही पार्षद कहा जाता है और इनका कहना है कि तमाम तरह की बातें इन्होंने पार्षद के लिए कहीं और अध्यक्ष पद के लिए भी कहीं। अध्यक्ष पद के लिए और भी क्या कैसे आपके मुद्दे रहेंगे जिनको आपने सोच रखा है कि इन मुद्दों पर विशेष रूप, जैसे पार्कों के, जिस पार्क में हम लोग हैं, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, इंटरव्यू आपका कर रहे हैं, इसको बहुत कुछ संवारने का काम आपकी पार्टी ने किया है, और भी क्या कुछ रह गया है ऐसा कुछ लगता है आपको पूरे नगर में जिनको आप अध्यक्षीय पद यदि दावेदारी करेंगे तो वो पॉइंट आप पार्टी को देंगे? किस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कभी पूरी नहीं होती है। उसी तरह विकास कार्य कितने भी किए जाएं वो उसमें कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। जैसे आज ये पार्क है, पार्क में बहुत अच्छा निर्माण कार्य हुआ है नगर पालिका द्वारा, अध्यक्ष मैडम, CMO, कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत निर्माण कार्य, लेकिन पार्क में जैसे कुछ कमियां हैं, ये फाउंटेन की कमी है, यहाँ पे बेंचेस की कमी है, बच्चों के लिए झूलों की कमी है, और जो मॉर्निंग टाइम में बड़े बूढ़े लोग आते हैं उनके लिए बेंचों के अलावा कहीं एक ऐसा स्थान शेड नुमा बनना चाहिए जहाँ बैठ के वो योग कर सकें। तो कुछ ना कुछ कमियाँ ऐसी हैं जिनको पूर्ण किया जाएगा। कचरे के प्रबंधन को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं नगर पालिका परिषद के ऊपर। जैसे आपने बताया कि 4 जो स्पॉट थे उनको आपने 2 में तब्दील किया, वहाँ प्रबंधन को कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है नगर पालिका का उसको शिफ्ट करने की बात आती रही। फिर बीच में अभी एक बीच में खबर आई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पास उस ट्रेंचिंग ग्राउंड को बढ़ाया गया। फिर अब बात आ रही थी हथनी के पास कहीं आप बनाएंगे। इसको लेकर के कार्य योजना क्यों नहीं बन पाई जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो और उन ग्रामीणों को परेशानी नहीं हो जहां बनाने वाले? इसको लेकर के कार्य योजना फलीभूत क्यों नहीं हुई? पार्टी की इच्छा शक्ति थी कि कचरा प्रबंधन को लेके हथनी स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण कार्य कराया जाए, लेकिन शासन द्वारा वहां जगह आवंटित न होने के कारण वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ। इसके बाद शासन द्वारा लाडन बाग स्थित करीबन 6 से 7 एकड़ जगह नगर पालिका के लिए दी गई है, जिस पे बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य और
ठोस अपशिष्ट पदार्थ को छांटने के हिसाब से और उसको अपशिष्ट खाद बनाने के लिए प्लांट का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। और उस प्लांट में अभी वर्तमान में जो नगर पालिका क्षेत्र से जो कचरा या तो हटानाका या सीता बाबरी मुक्तिधाम जाया करता था, उसमें से 80% कचरा उस ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाने लगा है लाडन बाग स्थित। लेकिन हाँ, 20% कचरा अभी भी शहर का उठ के इन स्थानों पर जाता है। ये हमारी कमी है, हमारे नगर पालिका की कमी है। इस पे भी आगे चल के कोशिश ये रहेगी कि यहाँ 0 अपशिष्ट रहे, शहर में पूरा का पूरा प्रबंधन लाडन बाग स्थित रहे। एक बात और, आपके पार्षद काल में आपकी पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष कार्यकाल में आई, दमोह को सबसे गंदे शहर का, जो देश का सबसे गंदा शहर, उसका तमगा मिला। हालांकि काम बहुत कुछ किया, लेकिन क्या कुछ लगता है कि ऐसा क्या कारण था कि दमोह को सबसे गंदे शहर का तमगा मिला था? ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, इसमें पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे ठोस प्रबंधन कचरे का, डोर टू डोर कचरा उठाना और खुले में शौच। तो क्या होता है, इसके पॉइंट के हिसाब से दमोह में पहले कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक स्थान पे हटानाका या वहाँ पे कचरा फेंका करते थे, तो उसमें नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण में 0 नंबर मिला। उसके बाद जो शौचालय निर्माण कार्य को लेकर था, वो भी खुले में शौच, दमोह में उसके लिए भी 0 था। अभी आज से 3 साल पहले बहुत सी रेलवे किनारे की जो बस्तियां थीं, झुग्गी झोपड़ियां थीं, वो खुले में शौच करने वहाँ जाते थे, क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। तो इस कारण उसमें भी 0 नंबर मिला। तो जब उसका टोटल हुआ तो अपन सबसे ज़्यादा पिछड़ गए। मुख्य कारण ये है। एक और नया सवाल अभी उभर करके सामने आया, विधानसभा का चुनाव जब हारे आप और फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें ऐसा कुछ लोगों को लगा कि बीजेपी में 2 गुट बन गए हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, ये लोगों का मानना बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक सशक्त नींव थी, उस नींव में कुछ ना कुछ दरारें पैदा हुई हैं। मैं इससे लोगों को बिल्कुल मानता हूँ कि उनका सोचना सही है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का संगठन आज से 2 साल पहले मजबूत था, उस तरीके से आज मजबूत नहीं है। तो उसको लेकर क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार इसके लिए? अब इसके लिए जिम्मेदार तो शीर्ष नेतृत्व को ही ठहराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दल बदल करके लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है और पार्टी में लेके उन्हें तत्काल लाभ के पद पे पहुंचाया जाता है, तो उससे जो आम कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए कई वर्षों से मेहनत कर रहा है, वो अपने लिए ठगा महसूस करके घर बैठ रहा है। इस कारण पार्टी की नींव मजबूत ना होकर कमज़ोर होती जा रही है। तो इसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? शीर्ष नेतृत्व को यदि काम करना है तो क्या करना चाहिए? शीर्ष नेतृत्व को तो सर्वप्रथम युवाओं के साथ साथ जो वरिष्ठ लोग हैं, उन पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अगर कोई अपने दल में आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसको कुछ काम करने दें। आप दल में 5 साल रहे, उसके बाद उसको लाभ के पद पे पहुंचाएं, जिससे वो कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल बढ़ा सके, पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होके आगे काम करे, तो उसमें फिर कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगा। एक बात और सामने आई, जब विधानसभा का चुनाव आपकी पार्टी हारी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे जयंत मलैया जी को नोटिस थमाया गया, मंडल अध्यक्षों को हटा दिया गया, उनको निलंबन कर दिया गया। इसको लेकर के कहाँ तक बात को सही मानती, क्योंकि आप भी निलंबन की गाज झेल चुके हैं, क्या कुछ मानते हैं इस विषय को लेकर के? जैसा कि मैंने पूरे चुनाव के दरमियान देखा, मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं किया, और उसका मेरा व्यक्तिगत कारण था, क्योंकि मुझे प्रत्याशी पसंद नहीं था। रही बात माननीय मलैया जी की, सिद्धार्थ मलैया जी की, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं संतोष रोहित जी, इन लोगों ने लगातार मुझ पर दबाव बनाया पार्टी के हित में कार्य करने के लिए, और ये लोग लगातार पार्टी के हित में कार्य करते रहे। लेकिन पार्टी ने बिना सोचे समझे हार का ठीकरा मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नेता सिद्धार्थ मलैया जी और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी पर फोड़ दिया, जिस कारण कार्यकर्ता इससे भी आहत हुआ कि पार्टी ने इतने शीर्ष और इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर बिना सोचे समझे ऐसी कार्रवाई करना भी उचित नहीं था। तो क्या मानते हैं इसका जो आगामी चुनाव आपका नगरपालिका का भी आने वाला है, क्योंकि विधानसभा तो काफ़ी लंबा समय है,
और उसके बाद लोकसभा उसके लिए लंबा समय है, तो इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि निलंबन आपके बड़े नेताओं का भी है, जिस हिसाब से दमोह की राजनीति के हिसाब से देखें, कितना प्रभाव आपके चुनाव नगर पालिका पर इसका असर? जैसा कि मंडल अध्यक्षों का और सिद्धार्थ मलैया जी का जो निलंबन हुआ था, उसको लेके ये लोग अपना जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और मुझे लगता है जल्द से जल्द उस निलंबन होते हुए ये उसी सक्रिय कार्य करते नजर आएंगे। तो मतलब आगामी जो नगर पालिका का चुनाव होगा वो आप मजबूती के साथ भाजपा के साथ लड़ेंगे, क्योंकि एक नई बात सामने आ रही थी कि जो बीजेपी है वो बीजेपी रहेगी, लेकिन उसमें दो फाड़ हो जाएंगे। हालांकि मलैया जी को वापस लिए जाने पार्टी के बाद है थोड़ी सी शिथिल पड़ती नज़र आ रही है। देखिए, जयंत भैया दमोह में भाजपा के जनक कहलाते हैं। उनके पिताजी आदरणीय विजय कुमार मलैया जी द्वारा जनसंघ से कार्य करते हुए आ रहे हैं और पार्टी को आज जो मुकाम पे पहुंचाया है दमोह में, उसमें जयंत भैया का बहुत बड़ा हाथ है। और कार्यकर्ताओं को लेके आज किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, किसी भी अन्य लोगों को, क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत होती है, तो उसमें जयंत भैया सबसे पहले सर्वप्रथम आगे खड़े दिखते हैं। तो पार्टी की मजबूती का कारण एक उनका स्वभाव भी है कि हर किसी की मदद आगे से आगे होके करना, और जनहितों में वैसे भी वो हमेशा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि पार्टी दो फाड़ होने वाली थी, तो वो चाहते थे तो अभी वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में भी वो उनके बालक जो सिद्धार्थ मलैया हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ सकते थे, लेकिन उनका निर्णय था, उनके कहने पे सिद्धार्थ मलैया जी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े और उनने पार्टी पक्ष में कार्य किया। तो पार्षद पद की क्या कार्य योजना आप लोगों की रहेगी? क्योंकि अब दो फाड़ की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मामला है कि टिकट वितरण में भी स्थितियां दिक्कत करेंगी आपको। जो एक जगह से पूरी टिकटों का निर्णय होता था, कहीं ना कहीं दो भागों में वो बढ़ती नज़र आएगी, या हो सकता है कि सिर्फ एक ही जगह से वो हो। मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे। तो फिर जी। उसमें कैसे मानते हैं कि आपको पार्षदी की टिकट मिलेगी ही और आप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे ही? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी में जो मैंडेट जारी होता है वह पार्टी कार्यालय जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से ही होता है। पहले भी ऐसा होता हुआ आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े होने के कारण किसी की टिकट ना मिले, किसी को टिकट मिले। पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा वो अपना बायोडेटा भाजपा कार्यालय में जमा करेगा, जिला अध्यक्ष जी और जो समिति बनेगी चुनाव के समय, जो समिति का गठन होगा वो समिति निर्णय लेगी। जो योग्य प्रत्याशी पार्टी को समझ में आएगा उसको बिल्कुल पार्टी मौका देगी। तो निश्चित ही आगामी दिनों में जो नगर पालिका का चुनाव होने वाला है वो भाजपा के लिहाज से तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिहाज से बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है। हालांकि इनका जो भाजपा के जो नेता हैं विवेक अग्रवाल जी, इनका मानना है कि जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके लिहाज से ही आगामी जो नगर पालिका का चुनाव है वो होगा और उसको लेकर के ही प्रत्याशियों का चयन होगा। इनका यह भी कहना है कि ये पार्षद का चुनाव तो लड़ेंगे ही, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी करेंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद सामान्य वर्ग के लिए सीट रिजर्व हुई है। तो ऐसे हालात में देखना होगा कि अब पार्टी में कितना घमासान होता है और दमोह में नगर पालिका चुनाव के लिए कितना घमासान देखने को मिलता है। तो नगर पालिका चुनाव के लिए पहले इंटरव्यू के लिए पहले अतिथि के तौर पर विवेक अग्रवाल जी को हमने बुलाया। सहज और सुलभ थे वो, और उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगामी दिनों में आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से अब लगातार ही हर वार्ड के जितने भी दावेदार हैं, किसी भी पार्टी से वो दावेदार हैं, वो हमारे इस चैनल पर आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, विभिन्न विषयों पर जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आप देखते रहिए हमारा यह विशेष कार्यक्रम। नमस्कार।